And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 18th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is about United Nations principal organ ECOSOC, Economic and Social Council of United Nations. This topic is important from our syllabus paper 4 international relations point of view, especially the subtopic important international institutions and agencies. सबसे पहले इस आर्टिकल का बैकग्राउंड समझते हैं। तो देखो 2020 में यूनाइटेड नेशन के 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं। यूनाइटेड नेशन वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1945, तो उसके हिसाब से अब इसके 75 ईयर्स पूरे हो गए हैं और इस कारण से अ हाई लेवल डायलॉग ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल वाज कंडक्टेड, जिसमें दुनिया भर के जो हेड ऑफ द स्टेट्स थे उन्होंने अपना अपना ओपिनियन, अपना अपना विजन शेयर किया रिगार्डिंग यूनाइटेड नेशन एंड इट्स फ्यूचर। तो टॉपिक था इस हाई लेवल डायलॉग का मल्टीलैटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशन डू वी नीड एट द 75th एनिवर्सरी। और अब इस हाई लेवल डायलॉग में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाषण देते हुए कहा दैट ओनली अ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म विथ अ रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन एट इट्स सेंटर कैन मीट द एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमैनिटी इन फ्यूचर। तो सरल शब्दों में आने वाले टाइम में हमें मल्टीलैटरलिज्म की ज़रूरत है और हमें यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, तभी जाकर के आने वाले समय में हम लोग जो हमारे ह्यूमैनिटी की यानी कि ओवरऑल हमारी जो ज़रूरत है ग्लोबल लेवल पे वो हम मीट कर पाएंगे। तो ये स्टेटमेंट अगर आप एज इट इज़ याद कर लें और एग्ज़ाम में लिख पाएँ, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग रिफॉर्म्स एट यूनाइटेड नेशन दैट आवर प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो सेड दैट देयर इज़ ए नीड ऑफ रिफॉर्म एट यूनाइटेड नेशन, देन यू विल फेच बेटर मार्क्स। इस आर्टिकल की मदद से हम इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन जिसने ये हाई लेवल डायलॉग कंडक्ट कराया था इकोसॉक, उसके बारे में समझेंगे and we will also talk about multilateralism and proposed reforms in United Nations by India. तो ECOSOC, Economic and Social Council of United Nations, it is one of the 6 principal organ of United Nations. बाकी के जो principal organs हैं, the first principal organ is United Nations General Assembly, then there is a secretariat, then there is International Court of Justice, United Nations Security Council, United Nations Trusteeship Council and United Nations Economic and Social Council, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं इकोसॉक। इनको डिटेल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि इनके क्या क्या फंक्शंस हैं। यहाँ पे मैंने फिर से इन सारे ही 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स के फंक्शंस यहाँ लिख करके दिए हैं, आप इनको एक बार देख सकते हैं। ये जो छठा प्रिंसिपल ऑर्गन है ट्रस्टीशिप काउंसिल, नाउ इट इज़ सस्पेंडेड, अब ये काम नहीं करता है। तो अभी के लिए देयर आर ओनली 5 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन हु वर्क और हु आर एक्टिव, जबकि ये जो छठा है ट्रस्टीशिप काउंसिल इट हैज़ बीन सस्पेंडेड। तो ज़रा सा इसका काम और डिटेल में यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ये ट्रस्टीशिप काउंसिल है, इसको बनाया गया था टू टेक केयर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्रस्ट टेरिटरीज। तो ये ट्रस्ट टेरिटरीज का पहले मतलब समझ लेते हैं। देखो, जब 1945 में यूनाइटेड नेशन कॉन्स्टिट्यूट किया गया तो उसका एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव था राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, मतलब जो लोग भी जिस जगह पे रहते हैं उन लोगों द्वारा चुनी गई सरकार ही उनको रूल करनी चाहिए। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। दूसरे शब्दों में बोले तो दिस प्रमोटेड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन कई सारे ऐसे टेरिटरीज थे जो उस टाइम में गुलाम थे, इंक्लूडिंग इंडिया। 1945 में भी वी वर कॉलोनीज ऑफ ब्रिटिशर्स। तो इस कारण से यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद कई इस तरह के कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस दिलाई गई अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन। उसी में इंडिया और कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ इंडिपेंडेंट हुए। लेकिन कुछ एक कंट्रीज़ जो बहुत छोटे थे, वहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अभी बिल्ड नहीं हुआ था, यानी कि वहाँ के लोकल लोग अभी खुद से सेल्फ रूल करने के लायक नहीं थे, दे वर नॉट डेवलप्ड और कैपेबल इनफ। तो वैसी टेरिटरीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया ट्रस्ट टेरिटरीज़। मतलब वहाँ पे एक तरह से कॉलोनियलिज्म कंटिन्यू किया गया, जो भी कॉलोनियल मास्टर रूल कर रहे थे उनको अलाउ किया गया रूल करने को, लेकिन एक ट्रस्टी की तरह।
ओवरऑल उन सारे एरियाज़ को कहा गया ट्रस्ट टेरिटरीज, जहाँ वहाँ पे कॉलोनियलिज्म अलाउ किया गया, और उन सारे एरियाज़ में जो वहाँ के लोग हैं उनको धीरे धीरे सेल्फ गवर्नेंस सिखाने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया इस छठे प्रिंसिपल ऑर्गन को, जिसका नाम है ट्रस्टीशिप काउंसिल। और धीरे धीरे इस छठे प्रिंसिपल ऑर्गन ने दुनिया के अलग अलग कंट्रीज़ को, जहाँ पे अभी आज़ादी नहीं मिली थी, वहाँ के लोगों को ट्रेन किया, स्किल किया कि कैसे वो सेल्फ गवर्नेंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कई सारे देशों को उसके बाद आज़ाद कराया गया धीरे धीरे। और 1994 में जब पलाई को आज़ादी मिल गई, उसके बाद से ये ट्रस्टीशिप काउंसिल हैज़ सीज्ड टू फंक्शन। तो उसके पहले तक ये ट्रस्टीशिप काउंसिल फंक्शन कर रहा था, और उसके बाद जब लगभग सारे ही इस तरह के ट्रस्ट टेरिटरीज़ को आज़ादी मिल गई, देन दिस सीज्ड टू फंक्शन। तो अब आज के टाइम में बस 5 ही इस तरह के प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं यूनाइटेड नेशन के दैट आर फंक्शनल। स्टार्टिंग में 6 थे। आप देखते हैं इस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के बारे में, जिसने ये हाई लेवल डायलॉग कंडक्ट कराया था, जिससे रिलेटेड ये न्यूज़ आर्टिकल है। तो इट हैज़ 54 मेंबर्स। एक बार में सिर्फ 54 कंट्रीज़ को यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और उन कंट्रीज़ को इलेक्ट करके भेजा जाता है फॉर 3 ईयर टर्म्स, और ये इलेक्शन कराया जाता है जनरल असेंबली में। आई होप आप सब जानते होंगे कि जनरल असेंबली में यूनाइटेड नेशन के सारे 193 मेंबर कंट्रीज़ को रिप्रेजेंटेशन है। सारे के सारे कंट्री उसके मेंबर हैं, और सारे कंट्रीज़ को 1 कंट्री 1 वोट का राइट दिया गया है। तो ये जो 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के, वो आपस में से ही 54 मेंबर कंट्रीज़ को इलेक्ट करके भेजते हैं फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर ए टर्म ऑफ 3 ईयर्स। और इस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल का मेन पर्पस है दुनिया भर में इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल इशूज़ को रिजॉल्व करना, और दुनिया भर के कंट्रीज़ में इन तीनों इशूज़ से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना। इसी के को फॉलो करते हुए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करने की अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है इस प्रिंसिपल ऑर्गन को, इकोसॉक को, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देयर ग्रुप ऑफ 17 गोल्स टुगेदर दे मोस्टली वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ डेवलपिंग पीस एंड इरेडिकेटिंग पॉवर्टी अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये 17 जो गोल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस इकोसॉक काउंसिल को है, और ये एक स्पेशल बॉडी है यूएनडीपी, उसके हेल्प से ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को इम्प्लीमेंट करता है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन की कई सारी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज़ हैं, मतलब वो एजेंसीज जो एक तरह से ऑटोनोमस हैं बट दे वर्क अंडर द डायरेक्शंस ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स अलग हैं। उसके अलावा कुछ स्पेशलाइज एजेंसीज हैं, जैसे यहाँ पे मैंने नाम लिख करके दे रखा है, फूड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, IMF, WHO, ILO, दे आर एग्जाम्पल ऑफ specialized agencies of United Nations. They are autonomous international organizations but they work on the direction of United Nation. और इन तरह की ये 14 जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं, इनका नाम मैंने यहाँ दे रखा है। दे वर्क ऑन द डायरेक्शन ऑफ दिस इकोसॉक एंड देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट इकोनॉमिक, सोशल एंड इन्वायरमेंटल कोऑर्डिनेशन अमंग्स द मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन। अब इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण देते हुए जो स्टेटमेंट दिया है उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ओनली रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म विथ रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन एट इट्स सेंटर कैन मीट द एस्पिरेशंस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो पहले समझते हैं मतलब इस टर्म मल्टीलैटरलिज्म का। मल्टीलैटरलिज्म इज़ व्हेन मैनी कंट्रीज टुगेदर रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम। The new global order requires multilateral approach because of new emerging challenges like climate change and pandemics. तो मल्टीलैटरलिज्म वो अप्रोच है जहाँ पे दुनिया की ज़्यादातर कंट्रीज एक साथ मिल करके कोई ग्लोबल या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आजकल के जो इमर्जिंग चैलेंजेज हैं हमारे लिए, पूरे ह्यूमैनिटी के लिए, जैसे कि क्लाइमेट चेंज या पैंडेमिक्स, दे कैन नॉट बी टैकल्ड बाय वन कंट्री और फ्यू कंट्रीज टुगेदर। इसके लिए दुनिया की सारी कंट्रीज़ को एक साथ मिल करके इन डायरेक्शंस में काम करना होगा, कोऑर्डिनेशन बिल्ड करना होगा। इसी को कहते हैं मल्टीलैटरलिज्म, व्हेन मेनी कंट्रीज टुगेदर इन द वर्ल्ड कम टुगेदर इन ऑर्डर टू रिजॉल्व अ कॉमन ग्लोबल प्रॉब्लम। तो
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि जिस तरह के चैलेंजेस आजकल दुनिया में निकल के आ रहे हैं, जैसे हाल फिलहाल में हम कोविड-19 का ही पेंडेमिक देख रहे हैं, या क्लाइमेट चेंज एक मेजर चैलेंज है हमारे लिए, इन सारे प्रॉब्लम्स को हम अकेले एक या दो कंट्री रिजॉल्व नहीं कर सकती. वी नीड मल्टीलैटरलिज्म, मतलब मैनी कंट्रीज, ऑलमोस्ट ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर एंड वी शुड कलेक्टिवली ट्राई टू फाइंड अ सॉल्यूशन टू दीज प्रॉब्लम्स. जो दूसरी बात उन्होंने कही है, दैट वी नीड अ रिफॉर्म्ड यूनाइटेड नेशन. सो व्हाट काइंड ऑफ रिफॉर्म्स इंडिया वांट्स एट यूनाइटेड नेशन, वो भी ज़रा समझते हैं. तो देखो, इंडिया मोस्टली वांट्स रिफॉर्म इन द स्ट्रक्चर ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन. इसका भी स्ट्रक्चर हम कई दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं. इसके टोटल 15 मेंबर कंट्रीज होते हैं, लेकिन आउट ऑफ दिस 15, 10 आर इलेक्टेड फॉर टर्म ऑफ 2 years, while there are 5 countries who have been given permanent membership of United Nations Security Council. उन कंट्रीज़ को हम कहते हैं P5 कंट्रीज़. दे आर द US, फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया एंड चाइना. और ये जो स्ट्रक्चर है, ये अनडेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है. इट स्टिल रिप्रेजेंट्स द कॉलोनियल एरा वर्ल्ड, जब दुनिया के कुछ एक कंट्रीज़ बाकी सारे कंट्रीज़ को रूल करते थे, डोमिनेट करते थे. बट दिस इज़ अनडेमोक्रेटिक एंड दिस शुड नॉट बी फॉलोड इन प्रेजेंट टाइम. ये है इंडिया का आर्ग्यूमेंट कि वी नीड टू एक्सपैंड यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल. ये 5 कंट्रीज़ को ही बस परमानेंट मेंबरशिप नहीं होनी चाहिए. मोर कंट्रीज शुड बी इंक्लूडेड इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल एज परमानेंट मेंबर, and India should be given a membership of United Nations Security Council as a permanent member. ये हैं इंडिया के डिमांड्स रिगार्डिंग रिफॉर्म्स ऑफ यूनाइटेड नेशन. The second topic is taken from Science and Technology segment. It is about Kawasaki disease. This topic is important from our syllabus paper 4, Science segment point of view, especially Health and Medicine segment. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो यूनाइटेड किंगडम की पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर सोसाइटी ने एक ऑब्जर्वेशन रिलीज़ किया है. उसके हिसाब से आजकल 5 साल से कम उम्र के बच्चों के अंदर कावासाकी डिजीज़ के चांसेस या इंसिडेंसेस बहुत बढ़ गए हैं. कई सारे बच्चों को आजकल कावासाकी डिजीज़ हो रहा है यूके के अंदर. अब ये इसी तरह का न्यूज़ इंडिया के अंदर भी निकल के आ रहा है, जब दिल्ली शहर में देखा गया है कि बहुत सारे बच्चे कावासाकी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं. इसके पहले मुंबई और उसके आसपास के एरिया से भी इस तरह के न्यूज़ निकल के आ रहे थे. और इस कारण से डॉक्टर्स का ऐसा मानना है कि दिस कावासाकी डिजीज़ इन यंग किड्स हैज़ समथिंग टू डू विथ कोविड-19. यंग किड्स को जब कोरोना वायरस इन्फेक्शन से एक्सपोज कराया जा रहा है, तो दैट इज़ लीडिंग टू कावासाकी डिजीज़ इन यंग किड्स. ऐसा साइंटिस्ट्स का, डॉक्टर्स का मानना है. लेकिन अभी तक कोई क्लियर कट इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप कोविड-19 और कावासाकी डिजीज़ के बीच में इस्टेब्लिश नहीं किया गया है. तो कावासाकी डिजीज़ इस साल न्यूज़ में है, तो इसके बारे में हमें जान लेना चाहिए. अ क्वेश्चन माइट कम इन प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम. तो कावासाकी डिजीज़ के बारे में समझते हैं. कावासाकी डिजीज़ इज ए सिंड्रोम ऑफ अननोन कॉज. पहली बात तो मैं ये जानिए कि इट इज़ अननोन कॉज. इसके पीछे एग्जैक्ट क्या कारण है, क्यों होता है कावासाकी डिजीज़, अभी तक डॉक्टर्स या साइंटिस्ट इसको स्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं. बट दिस कावासाकी डिजीज़ रिजल्ट्स इन फीवर इन चिल्ड्रेन मेनली अंडर एज ऑफ 5 years. तो 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को फीवर हो जाता है जब वो सफ़र करते हैं इस कावासाकी डिजीज़ से. तो एंड दिस कावासाकी डिजीज़ इज़ ए काइंड ऑफ वैस्कुलिटिस. वैस्कुलिटिस मतलब अ काइंड ऑफ ब्लड वेसल प्रॉब्लम, जहाँ पे ब्लड वेसल्स जो होते हैं बच्चों के, वो इन्फ्लेम्ड हो जाते हैं, मतलब सूजन हो जाती है उसके अंदर. और इतनी सूजन हो जाती है ब्लड वेसल्स में कि हाथ वगैरह जो स्किन है वो बिल्कुल रेड हो जाते हैं. आप इस तरह से इस इमेज में देख सकते हैं. इट इज़ अ काइंड ऑफ डिजीज़ दैट लीड्स टू फीवर. इट लीड्स टू स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स कॉजिंग रेड कलर टू द स्किन और बॉडी पार्ट ऑफ चिल्ड्रेन. ये फीवर जो होता है ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता. इट्स नॉट वेरी मच फैटल अमंग्स द किड्स. तो ये 5-6 दिनों तक रहता है, उसके बाद ये ख़त्म हो जाता है. बट इट कॉजेज रेड आईज, स्वोलन आईज, इस तरह का रेड टंग, इस तरह के रैसेस बॉडी पे आ जाते हैं. दीज आर सम ऑफ द सिम्टम्स ऑफ कावासाकी डिजीज़. The next article is taken from economy segment. It is about farm sector or agriculture sector in India that is expected to grow at super speed this year. This topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view, especially the subtopic agriculture sector.
सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं। तो देखो, एक बात तो हम सभी जान रहे हैं और हमने कई सारे इससे रिलेटेड आर्टिकल्स भी कवर किए हैं, जहाँ हमने देखा है कि इंडियन इकोनॉमी इस पर्टिकुलर ईयर फिजिकल ईयर 2020-21 में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। मतलब हमारा ग्रोथ रेट निगेटिव में जा रहा है ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर में। और उसके पीछे जो कारण है वो भी काफ़ी ऑब्वियस है, बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन। लेकिन बस एक एग्रीकल्चर सेक्टर ऐसा सेक्टर है इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रो कर रहा है, और अब उम्मीद की जा रही है कि वो एक डिसेंट रेट से ग्रो करेगा। मतलब जो रेट हमारी अभी तक इन जनरल रहती भी थी, उससे और बेहतर तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करने वाला है इस साल। एक रिपोर्ट पब्लिश की है बार्कलेज ने, उसके हिसाब से इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर का जो नॉमिनल ग्रोथ रेट है फॉर ईयर 2020-21 दैट विल बी समवेयर अबाउट 13%, जबकि पिछले 5 सालों का अगर नॉमिनल ग्रोथ रेट देखा जाए तो वो सिर्फ 9% ही रहा है। तो इस साल उम्मीद है कि इंडियन एग्रीकल्चर जो हमारा एवरेज ग्रोथ रेट रहता है उससे ज़्यादा फास्ट तरीके से ग्रो करेगा। अगर रियल ग्रोथ रेट की भी बात की जाए तो आरबीआई ने ऑलरेडी डाटा रिलीज़ कर दिया है, जिसमें आरबीआई ने कहा है कि इस साल हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ रेट, रियल ग्रोथ रेट, वो 3% से लेकर के 5% होने वाली है। जबकि लास्ट ईयर की अगर ग्रोथ रेट देखी जाए तो दैट वाज ओनली 2.92%, और पिछले कई सालों से हमारी ग्रोथ रेट जो है काफ़ी स्लगिश रही है। यहाँ ब्लू कलर से हमने रिप्रेजेंट किया है द ग्रोथ रेट ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इस साल उम्मीद है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर एक डिसेंट पेस से कम जरूर ग्रो करेगा। और इसी कारण से आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास साहब ने कहा है दैट इट इज़ द ओनली बीकन ऑफ होप इन 2020, एकमात्र आशा की किरण वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। तो अब जरा देखते हैं कि आखिर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज्ड प्रोडक्शन। तो पहला फैक्टर है गुड अर्ली मॉनसून। तो इस साल मॉनसून थोड़ा जल्दी आया है और अच्छी बारिश हुई है स्टार्टिंग के ही फेज में। अगर स्टार्टिंग के 2 वीक्स का डाटा लिया जाए तो मॉनसून 1 जून को इंडिया को हिट कर गया था, और फर्स्ट 2 वीक का डेटा के हिसाब से the monsoon was 31% more और excess as compared to last year। तो इस साल हमारी मॉनसून जो है वो अच्छी शुरुआत हुई है। सरल शब्दों में पहला कारण ये है। दूसरा कारण है लार्ज लेबर फोर्स इन रूरल एरियाज। तो देखो, कोविड-19 और उसके कारण जो लॉकडाउन हुए हैं अर्बन एरियाज में, इस कारण से 4 करोड़ से भी ज़्यादा वर्कर्स जो शहरों के क्षेत्र में काम करते थे, अर्बन एरियाज़ में काम करते थे, दे हैव माइग्रेटेड टू रूरल एरियाज़। और अब रूरल एरियाज़ में उनके पास कोई खास काम है नहीं, तो मैनी ऑफ देम हैव इंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। और इस कारण से इस साल क्रॉपिंग एरिया काफ़ी बढ़ गया है। ओवरऑल इस साल जितने एरिया में खेती हुई है वो सिग्निफिकेंट तरीके से राइज हुआ है। यहाँ पे आप पूरा डेटा देख सकते हैं। ओवरऑल पिछले साल की अगर 2019 की क्रॉपिंग एरिया देखी जाए तो दैट वाज अबाउट 57 मिलियन हेक्टेयर्स इन इंडिया इन दिस खारीफ सीजन। लेकिन इस साल इस खारीफ सीजन में जून महीने में हमने लगभग 70 मिलियन हेक्टेयर्स एरिया में खेती की है। अगर ब्रेकअप भी हमने दे रखा है, राइस के फील्ड में भी ग्रोथ हुआ है, पल्सेस में भी हुआ है, ऑलमोस्ट हर एक सेक्टर में जो सोइंग एरिया है, क्रॉपिंग एरिया है, उसमें इंक्रीमेंट हुआ है। तो इस कारण से उम्मीद है कि इस साल हमारा ओवरऑल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। उसके अलावा जो तीसरा कारण है इंक्रीज्ड एमएसपी ऑन क्रॉप्स। तो भारत सरकार ने इस साल एमएसपी भी इंक्रीज़ कर दिया है अलग अलग तरह के क्रॉप्स पे। ओवरऑल एमएसपी अप टू 9% हैज़ बीन इंक्रीज्ड ऑन फूड क्रॉप्स, पल्सेज एंड ऑयल सीड्स। और इस कारण से भी किसानों ने इस साल ज़्यादा एरिया में क्रॉपिंग की है, और इस कारण से उम्मीद है कि इस साल एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। खासकर अगर पल्सेस की बात की जाए, क्योंकि पल्सेस से रिलेटेड आने वाले एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है, बिकॉज इंडिया मोस्टली डिपेंड करता है पल्सेस के इंपोर्ट पे। कई सालों से हम पल्सेस का इंपोर्ट कर रहे हैं, और इंडिया वैसे तो हमारे देश में भी पल्सेस का प्रोडक्शन होता है, लेकिन कई सालों से इंडिया हैज़ बिन इम्पोर्टर ऑफ पल्सेस। 2 इम्पोर्ट्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, आप हमेशा ध्यान रखना। 2 ऐसे इम्पोर्ट्स हैं जो इंडिया के लिए ट्रबल क्रिएट करते हैं। पहला है ऑयल सीड्स का इम्पोर्ट, हम बहुत ज़्यादा ऑयल सीड्स इम्पोर्ट करते हैं, हमारे देश में उसके प्रोडक्शन बढ़ाने की ज़रूरत है। और दूसरा है पल्सेस। तो पल्सेस से रिलेटेड यहाँ पे डाटा भी मैंने दे रखा है कि हर साल हम कितना इंपोर्ट करते हैं। तो हर साल क्वांटिटी वाइज यहाँ पे डाटा मैंने दे रखा है, और उसकी वैल्यू इन मिलियन डॉलर्स भी यहाँ पे हमने दे रखा है। तो हर साल हम लोग लगभग 4 से 5
मिलियन टन्स का पल्स तो इंपोर्ट करते ही हैं। हमारे देश की रिक्वायरमेंट होती है लगभग 25 मिलियन टन की, और हम अपने देश में पल्सेस प्रोड्यूस करते हैं 20 मिलियन टन के आसपास, और हर साल हम लोग 4 से 5 मिलियन टन पल्स इंपोर्ट करके हमारी रिक्वायरमेंट मीट करते हैं। मतलब 15 से 20% जो हमारी पल्स की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ मेड थ्रू इंपोर्ट। लेकिन इस साल भारत सरकार ने टारगेट सेट किया है कि हम 25 से 26 मिलियन टन पल्स प्रोडक्शन अपने देश में ही करेंगे, और इस कारण से उम्मीद की जा रही है कि इस पर्टिकुलर ईयर 2020-21 में हमें पल्स इंपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं होगी। जो पल्स ग्रोइंग एरियाज़ हैं जैसे मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ पे अच्छी बारिश हुई है, और इस कारण से उम्मीद है कि जो हमारा टारगेट है 25 to 26 मिलियन टन्स ऑफ पल्स प्रोडक्शन का वो अचीव हो जाएगा, और इस साल हम अपना पल्स इंपोर्ट जीरो कर देंगे। वी विल बी कम्प्लीटली सेल्फ सस्टेनेबल एज फार एज pulses requirement is concerned. The next article is taken from Assam segment. It is about sweet sorghum, a biofuel crop. So this topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view, and the ideas discussed can be also asked in prelims exam. तो देखो इस आर्टिकल में सबसे पहले डिस्कस किया गया है अबाउट बेनिफिट्स ऑफ स्वीट सॉर्गम क्रॉप्स, और इस आर्टिकल में फिर ये भी बोला गया है कि आसाम के अंदर स्वीट सॉर्गम क्रॉप्स की खेती नहीं होती है। अगर हम उसकी खेती राबी सीजन में करने लगे, मतलब नवंबर के आसपास हम उसकी खेती करने लगे, उसकी सोइंग करने लगे, तो आसाम के अंदर जो फार्मर्स हैं उनके इनकम में काफ़ी ज़्यादा ऑगमेंटेशन या एडिशन लाया जा सकता है। क्योंकि राबी सीजन में आसाम के अंदर बहुत सारा ऐसा एरिया होता है जो फैलो रह जाता है, क्रॉपिंग एरिया, जहाँ पे हम खेती नहीं करते हैं राबी सीजन में। ये खरीफ सीजन में तो बहुत ज़्यादा हम खेती कर लेते हैं, राइस बहुत उगाते हैं। राबी सीजन को हमको प्रॉपर यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है, और वहाँ पे हम इस सॉर्गम को उगा सकते हैं, क्योंकि सॉर्गम को बहुत ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, इरिगेशन नहीं चाहिए, वो कहीं कैसे भी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में भी उग सकता है। तो इस कारण से आसाम के किसानों को राबी सीजन में सॉर्गम उगाना चाहिए। सॉर्गम क्रॉप्स के बारे में ज़रा सा कुछ जनरल आइडियाज़ देख लेते हैं। जनरल ओवरव्यू, स्वीट सॉर्गम वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स इन 1852, और अगर दुनिया भर में बात की जाए तो ये आज के टाइम में लगभग 41 मिलियन हेक्टेयर्स में उगाया जाता है। तो ऑलमोस्ट जितनी खेती इंडिया में होती है, जितने एरिया में, उतनी खेती ओवरऑल दुनिया भर में सॉर्गम क्रॉप्स की होती है। एंड सॉर्गम कैन बी ग्रोन इन ऑलमोस्ट ऑल कंडीशंस। ये सबसे अच्छी बात है कि सॉर्गम के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं चाहिए, वो कम पानी में भी, किसी भी कंडीशन में, ज़्यादा टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, कैसे भी कंडीशन में ये उग ही जाता है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो अभी भी इंडिया में ये जो सॉर्गम्स की खेती है ये सिर्फ वेस्टर्न स्टेट्स में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं राजस्थान में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, सिर्फ वेस्टर्न स्टेट्स में सॉर्गम की खेती होती है। ईस्टर्न स्टेट्स में सॉर्गम की खेती फार्मर्स बिल्कुल नहीं करते। उसके पीछे कारण भी है, जो वेस्टर्न स्टेट्स के फार्मर्स हैं दे आर रिच, और इस कारण से वो फिर अपने क्रॉप्स को डाइवर्सिफाई भी कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम बेसिक स्टेपल फूड लाइक राइस एंड व्हीट, वो कुछ अलग अलग तरह के क्रॉप्स भी उगा लेते हैं। जबकि ईस्टर्न साइड में फार्मर्स दे आर पुअर, सो दे आर मोस्टली इंगेज्ड इन सबसिस्टेंस फार्मिंग। जो बेसिक क्रॉप्स चाहिए, व्हीट, राइस, अपने सर्वाइवल के लिए पहले वो उसको उगाते हैं, ताकि कम से कम उनके परिवार की ज़रूरतें तो फुलफ़िल हो जाए। लेकिन इस आर्टिकल में कहा गया है कि ईस्टर्न साइड्स के जो फार्मर्स हैं, खासकर आसाम के फार्मर्स, अगर उन्होंने सॉर्गम उगाना शुरू कर दिया तो उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। आसाम के अंदर अभी ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट में सॉर्गम उगाया जाता है। सो ज़रा देखते हैं कि आखिर स्वीट सॉर्गम क्रॉप से क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। व्हाट आर द यूजेज ऑफ स्वीट सॉर्गम क्रॉप्स। फर्स्ट, इट कैन बी यूज्ड एज ग्रेन्स। तो मतलब इसको हम खाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इंसान भी खा सकते हैं, और इसको फॉडर की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर कैटल्स। सॉर्गम्स को सुखा करके इट कैन बी मेड ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, और इट कैन बी यूज्ड फॉर पेपर मैन्युफैक्चरिंग। सॉर्गम का इस तरह का जो स्टॉक होता है, जो क्रॉप का मेन बॉडी पार्ट होता है, उसको स्टॉक कहते हैं। स्टॉक ऑफ सॉर्गम यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया। दैट कैन बी यूज्ड फॉर बिल्डिंग मटेरियल। तो बेसिक जो बैम्बू के घर होते हैं, वुडन घर होते हैं, उसमें इसको बिल्डिंग मटेरियल्स के भी तरह यूज किया जा सकता है। लेकिन जो सॉर्गम का सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो है बायोफ्यूल। ये सबसे इंपॉर्टेंट यूज है। सॉर्गम की मदद से हम इथेनॉल बना सकते हैं, और इथेनॉल को हम ब्लेंडिंग की तरह, ब्लेंडिंग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं अलॉन्ग विथ पेट्रोल, जिससे फार्मर्स की कमाई बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। यहाँ पे सॉर्गम का सारा जो यूजेज है वो हमने इस डायग्राम में रिप्रेजेंट कर रखा है। सॉर्गम के लीव्स को एनिमल को खिलाया जा सकता है एज फॉडर मटेरियल। जो उसका स्टॉक पोर्शन है
उसका जूस निकाल करके हम उस जूस का फर्मेंटेशन कर सकते हैं। फर्मेंटेशन हम करते हैं विथ हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज या यीस्ट। तो उस फर्मेंटेशन करने से वो सॉर्गम का जूस जो है बायो एथेनॉल बन सकता है। उसके अलावा सॉर्गम के ग्रेन्स भी होते हैं जिसको हम खुद भी खा सकते हैं या जानवरों को भी खिला सकते हैं। तो देखो ये सॉर्गम है, इसका जूस निकाल सकते हैं हम लोग, और जूस का फर्मेंटेशन अगर हमने कर दिया देन दैट टर्न्स इनटू एथेनॉल। उसके अलावा जो ग्रेन्स है दैट कैन बी यूज्ड फॉर फीडिंग पर्पस। उसके अलावा जो ये बगास है अगर उसको हम ड्राई कर दें देन दैट कैन बी यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और इट कैन बी यूज्ड इन पेपर मैन्युफैक्चरिंग। तो कई सारे बेनिफिट्स हैं सॉर्गम के। अब जैसा कि मैंने बताया सबसे इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है सॉर्गम का कि हम उसका इथेनॉल बना सकते हैं। उस सॉर्गम से हम जूस बनाएंगे, जूस का फर्मेंटेशन करेंगे विथ हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज, उससे इथेनॉल बन जाएगा। इथेनॉल के क्या फ़ायदे होते हैं वो भी देखते हैं। देखो इथेनॉल इज़ यूज्ड फॉर ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल्स एज फ्यूल इन व्हीकल्स। तो वो सारे प्रोडक्ट्स, वो सारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट जिसमें स्टार्च की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, मे इट बी शुगर केन, कॉर्न और सॉर्गम, उन सब से हम एथेनॉल बना सकते हैं विथ फर्मेंटेशन। और एथेनॉल का पर्पस है कि हम उसको पेट्रोल के साथ मिक्स करके और फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। देखो जैसे हमारे इंडिया की बायोफ्यूल पॉलिसी ही है जो 2018 में भारत सरकार ने रिलीज़ की थी, बायोफ्यूल पॉलिसी ऑफ 2018 दैट हैज़ फिक्स्ड अ टारगेट ऑफ अचीविंग 20% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग विथ पेट्रोल बाय 2030। मतलब जो भी हम पेट्रोल खरीदते हैं पेट्रोल पंप से उसमें ट्रेडिशनल पेट्रोल होना चाहिए 80%, जबकि रिमेनिंग 20% होना चाहिए एथेनॉल। ठीक, एथेनॉल की हम ब्लेंडिंग करके बेचेंगे। इससे फ़ायदे क्या क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग, वो भी देख लेते हैं। सबसे पहला फ़ायदा होगा दैट इट मेक्स द फ्यूल क्लीनर। तो जो ब्लेंडेड पेट्रोल होता है जिसमें एथेनॉल भी मिक्स होता है उससे पॉल्यूशन कम निकलता है। दूसरा, इट रिड्यूस इंपोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल। तो हम अपने देश में इथेनॉल बना सकते हैं लेकिन जो क्रूड ऑयल है वो मोस्टली हमारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है थ्रू इंपोर्ट। तो अगर हमने देश में ज़्यादा इथेनॉल बना करके ब्लेंडिंग करना शुरू कर दिया तो नेचुरली हमारी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। और तीसरा, इट विल हेल्प इन इनकम सपोर्ट फॉर फार्मर्स। जैसे असम के केस में ही मैंने कहा कि रबी सीजन में हमारा बहुत सारा एरिया जो है वो खाली रह जाता है, वहाँ पे हम कुछ नहीं उगाते। तो रादर देन कीपिंग इट फैलो, अगर हमने वहाँ पे सॉर्गम की खेती करनी शुरू कर दी, और सॉर्गम तो किसी भी टेम्परेचर में उग जाता है, किसी भी कंडीशन में उग जाता है, तो रबी सीजन में भी उग जाएगा। तो इससे हमारे फार्मर्स को और ज़्यादा इनकम सपोर्ट मिल सकता है। The next article is taken from Assam segment. It is about color aberrations of Kaziranga National Park tigers. This topic is important from our syllabus paper 6 Assam environment point of view. So current news देखते हैं। सबसे पहले देखो आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में 4 गोल्डन टाइगर्स हैव बीन स्पॉटेड। इस तरह के गोल्डन टाइगर्स, आप सबको पता है कि टाइगर्स का ओरिजिनल कलर, नेचुरल कलर इस तरह का नहीं होता है, बट 4 इस तरह के गोल्डन टाइगर्स स्पॉट किए गए हैं। 2014 में भी इस तरह की एक गोल्डन टाइगर्स को स्पॉट किया गया था। अब उम्मीद की जा रही है कि शायद से ये जो 4 गोल्डन टाइगर्स हैं दे आर कब्स ऑफ दैट टाइगर्स दैट वाज सीन इन 2014। अब जरा कारण समझते हैं, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स का क्या मानना है दैट वाई द कलर ऑफ टाइगर्स आर टर्निंग येलो। आखिर ये येलो या गोल्डन कलर में क्यों कन्वर्ट हो रहे हैं। सो जो वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स हैं उनका ऐसा कहना है दैट दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ एक्सेसिव इन ब्रीडिंग। तो क्या होता है इन ब्रीडिंग, वो भी समझते हैं। इन ब्रीडिंग मीन्स ब्रीड फ्रॉम क्लोजली रिलेटेड पीपल और एनिमल्स स्पेशली ओवर मैनी जनरेशंस। इस इन ब्रीडिंग को इस फिगर की मदद से समझते हैं। देखो एक कपल है, मान लो एक फीमेल और मेल है, इस कपल के ये 3 बच्चे हुए। ओके, अब इन 3 बच्चों में से 2 बच्चों ने आपस में ही अगर ब्रीडिंग कर ली, यानी कि आपस में मिलकर के उन्होंने फिर से एक बच्चा पैदा कर दिया, देन दैट इज़ नोन एज इन ब्रीडिंग। यानी कि ब्रीडिंग फ्रॉम क्लोजली रिलेटेड पीपल और एनिमल्स स्पेशली ओवर मैनी जनरेशन। अगर ओवरऑल जनरेशन बाय जनरेशन ये आपस में ही ब्रीडिंग करते रहें देन दैट इज़ नोन एज एक्सेसिव इन ब्रीडिंग। और ये टाइगर्स की कलर चेंज होने के पीछे जो कारण बताया जा रहा है बाय वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स दैट इज़ एक्सेसिव इन ब्रीडिंग। तो ये भी समझते हैं कि आखिर एक्सेसिव इन ब्रीडिंग हो ही क्यों रही है। उसके पीछे कारण सिंपल है, हम इंसान एनिमल कॉरिडोर्स को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और एनिमल कॉरिडोर्स मतलब वो एरिया, वो पैच जो 2 हैबिटेट्स को ज्वाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखो काजीरंगा हैबिटेट है,
टाइगर्स का जहाँ पे टाइगर्स मिलते हैं, सुंदरबन हैबिटेट है टाइगर्स का जहाँ पे टाइगर्स रहते हैं। और इन एरियाज़ को ज्वाइन करने वाले बीच में कई सारे पैच फॉरेस्ट थे, बहुत सारे एनिमल कॉरिडोर्स थे, जिसकी मदद से काजीरंगा के टाइगर सुंदरबन जा सकते थे, सुंदरबन के टाइगर्स काजीरंगा जा सकते थे। लेकिन धीरे धीरे हमने किया क्या है कि इन सारे एनिमल कॉरिडोर्स में हमने खुद अपने घर बना लिए, रोड बना दिए, रेलवेज बना दिए, तो इस कारण से फ्रैगमेंटेशन हो गया है एनिमल हैबिटेट्स का। नाउ काजीरंगा हैज़ बीन फ्रैगमेंटेड फ्रॉम सुंदरबन, तो काजीरंगा के अब टाइगर्स काजीरंगा में ही रह गए हैं और सुंदरबन के टाइगर्स अब सुंदरबन में ही रहेंगे। इस कारण से अब हो क्या रहा है कि काजीरंगा के टाइगर्स आपस में ही ब्रीडिंग कर रहे हैं, सुंदरबन के टाइगर्स आपस में ही ब्रीडिंग कर रहे हैं। दैट इज लीडिंग टू एक्सेसिव इन ब्रीडिंग, एंड दैट एक्सेसिव इन ब्रीडिंग इज लीडिंग टू दिस चेंजेज इन डीएनए, एंड दैट चेंज इन डीएनए इज लीडिंग टू गोल्डन कलर और येलो कलर। और ये जो एक्सेसिव इन ब्रीडिंग है ये अच्छी बात नहीं है, इट्स नॉट ए गुड साइन, इट्स अ डेंजरस साइन। इससे होता क्या है, देखो अगर एक्सेसिव इन ब्रीडिंग करते रहेंगे तो इनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है, जो जेनेटिक वैरायटी है, वो काफ़ी लिमिटेड रह जाएगी, कम रह जाएगी। और जेनेटिक वैरायटी लिमिटेड रहना या कम डाइवर्स रहना, इट्स अ थ्रेट फॉर सर्वाइवल। क्योंकि अगर कोई भी एक तरह की बीमारी फैली, मान लो इन जानवरों के बीच में, यहाँ के टाइगर्स के बीच में जिनकी जेनेटिक वैरायटी एक तरह की है, अगर उनके बीच में कोई बीमारी फैली तो सारे के सारे जानवर मर सकते हैं, एंड दैट माइट लीड टू थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन। तो हमेशा एक चीज़ प्रमोट करनी चाहिए, दैट इज़ वैरायटी और डाइवर्सिटी ऑफ जेनेटिक रिसोर्स और जेनेटिक मटेरियल। लेकिन जब हम फ्रैगमेंटेशन कर देते हैं तो जेनेटिक वैरायटी कम हो जाती है, और जेनेटिक वैरायटी इज़ नॉट ए गुड थिंग, इट लीड्स टू डीएनए चेंजेस। और यही डीएनए चेंज अभी रिप्रेजेंट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ गोल्डन कलर, एंड मोर डीएनए चेंज माइट लीड टू थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन टू दीज एनिमल्स। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 542 to 544. Topic number 542 is about composition of atmosphere. The percentage by volume of various gases in the atmosphere are nitrogen 78%, oxygen 20%, argon 0.93%, carbon dioxide 0.03%, neon 0.0018%, then helium 0.0005%, then ozone, then hydrogen, and while krypton, xenon and methane are in traces, very less amount. Please attempt this question that is based on topic number 542. Topic number 543 is about Schedule 7 of Indian Constitution. Schedule 7 of the Indian Constitution talks about union, concurrent and state list. Interstate migration and quarantine are under the union list, while prevention of infectious disease moving from one state to another is under the concurrent list. Please attempt this question that is based on topic number 543. Topic number 544 is about compulsory licensing. It is when a government allows someone else to produce a patented product or process without the consent of the patent owner, or plans to use the patent protected invention itself. It is one of the flexibilities in the field of patent protection included in the WTO's Agreement of Intellectual Property, TRIPS agreement. This concept is recognized at both national as well as international level, with express mention in both Indian Patent Act of 1970 and TRIPS agreement. There are certain prerequisite conditions given under this section 84 to 92 which need to be fulfilled if compulsory license is to be granted in favor of someone. Please attempt this question number 44 on the basis of this topic. This is the answer of question number 539 to 541 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.